बड़े होने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि एक दूसरे से बोलने को तैयार नहीं होते हो, एक दूसरे एक छत और एक चार दीवार के नीचे रह नहीं पाते हो। ऐसा क्यों होता है और कब होता है? कोई पुरुष मुझे बता दे तो मैं सोचूंगा कि मुझे अब प्रवचन की जरूरत नहीं है। ऐसा जीवन में कौन सा मोड़ आता है, कौन सी गली आ जाती है, कौन सा समय ऐसा आ जाता है जहां दो भाई आपस में साथ नहीं रह सकते हैं। गुरुदेव के चरणों में नमस्तु। गुरुदेव, पहले एक ही राशन कार्ड में पूरे परिवार का नाम होता है। बड़ा होकर शादी हो जाती है, घर वाले उनका अलग अलग राशन कार्ड बना देते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी वही चलता है। पहले परिवार में माँ बाप बेटे वो प्रवचन मत कर, उसके बाद बच्चे वाइफ, उसके बच्चे, वो परिवार बन जाता है। नहीं नहीं, जो सही बात है वो तू बता नहीं रहा है। बैठ जा, कोई बताइए, दो भाई भाई अलग क्यों हो जाते हैं? ऐसा नहीं है कि उनका कहा सुनी नहीं होती थी पहले, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे की बातें नहीं काटते थे, सब कुछ करते थे, फिर भी एक छत के नीचे रहते थे। ऐसा कौन सा मोड़ जिंदगी में आता है दो भाई अलग हो जाते हैं? एक शेर ने दिलेरी की है, बाकी तो ये सब मिमिया रहे हैं। ध्यान रखना कि घर जाके फिर क्लास लगेगी। एक तो जिंदा शेर खड़ा हुआ, ध्यान रखना। कोई बात नहीं, मेरी सभा में शेर बन जाओ, नहीं तो हालात तो ऐसे। एक आदमी को मैंने देखा, क्यों रे तू ऑफिस में बड़ा शेर बना घूमता है, दुकान में बड़ा शेर बना घूमता है, घर में जाके तुझे क्या हो जाता है? बोले महाराज, शेर तो मैं घर में भी रहता हूं, लेकिन घर में जाता हूं तो दुर्गा जी ऊपर बैठ जाती है, इसलिए मैं भीगी बिल्ली हो जाया करता हूं। एक शेर मिला, ध्यान रखना मान्यवर। और आनंद तो इस बात का है कि जिसके लिए बोल रहा है वही तालियां बजा रही है। क्या बात है, ध्यान रखना। दो खून एक रहते हैं, एक खून एक ही घर में पैदा होने वाले एक साथ रहा करते हैं। मान्यवर, ना जाने जिंदगी में ऐसा कौन सा खून आ जाता है जो एक खून को दो करने का प्रयास करता है। ध्यान रखिए, एक खून आ जाता है दूसरे घर का, ध्यान रखना, वो आके एक घर के खून को बांट दिया करते हैं। मुझे क्षमा करें, बात सच है, गलत नहीं है, छोटी है लेकिन सच है। ऐसा क्या जीवन में घट गया तुम्हारे? कल तक तो ये हाल था कि चार भाई एक थाली में भी खा लेते थे। अरे जिस बाप ने इस घर को चार बेटियों को पाल पोस करके विवाह करके विदा कर दिया, उस समय वह घर छोटा नहीं लगा। एक बहू क्या आती है, वो कहती है कि मकान छोटा है। ध्यान रखना, जहां चार चार बेटियां पल गई, जहां चार चार बेटे पल गए, उनके लिए मकान छोटा नहीं लगा। एक क्या शहजादी आ जाती है, उसे मकान छोटा लगता है। ध्यान रखिए मान्यवर, एक परिवार की चर्चा कर रहा हूं मैं, ध्यान रखना। एक खून ऐसा आ जाता है हमारे घर में जो हमारे खून को बांट देता है। भाई भाई के खून तो एक ही हुआ करते हैं, एक पराया खून आता है। एक बात का दुख तो तब होता है कि जिस खून को बड़े बाजे गाजे के साथ विवाह करके लाते हैं, एक बात याद रखना, वह खून जो शादी करके घर में आता है, मैं कहता हूं वो खून ऐसा पराया खून है, वो कभी इस घर को अपना घर नहीं समझ पाता है, कभी इन माँ बाप को अपना माँ बाप नहीं समझ पाता है, कभी देवर को भाई नहीं समझ पाती है, कभी ननंद को बहन नहीं समझ पाती है। वो हमेशा दूरियां बना करके रहा करती है। एक बात याद रखना, यदि इस घर को अपना घर मान लिया होता तो आज ये दशा घरों की होने वाली नहीं थी। एक बात स्मरण में रखना, यदि ये घर तुमने अपना घर माना होता तो कभी तुम अपने पति से ये नहीं कह रही होती, शाम को जब वो थका हारा लौट करके आता है, भोजन करता है, कमरे में जाता है, वहां पर शिकायतों की लिस्ट तैयार रहा करती है। तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे पिताजी ने मुझे ऐसा कहा, तुम्हारे भाई ने मुझे ऐसा कहा। क्या करे वो बेचारा, वो लड़का
न पत्नी का हो पाता है, न माँ का हो पाता है, न परिवार का हो पाता है, न वो इधर कुछ बोल पाता है, न उधर कुछ बोल पाता है। पहले तो कहा जाता था कि बेटियां जाके ससुराल में दुखी होती हैं, वो 4 लोगों को दुख बता देती हैं, लेकिन ये कुंवारे छोरे जब शादीशुदा हो जाते हैं ना, माँ का पक्ष लेते हैं तो पत्नी आंख दिखाती है, और पत्नी का पक्ष लेते हैं तो माँ आंख दिखा। स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन नियंत्रण में है। जब तक पुलक सागर मौजूद है तब तक नियंत्रण में स्थितियां रहेंगी आपके घरों की। बहुत परेशान हो जाता है वो, जब वो बेटा समझाता है कि माँ बूढ़ी है, बुजुर्ग है, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, क्या होता है इसमें, क्या बुरा मानना, सुनो माँ तुम्हारी है, तुम सुनो, हम सुनने वाले नहीं। अत श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज, ध्यान रखिए। वहीं से महाभारत शुरू हो जाया करती है। तीनों भाई मेरे पास आए, आकर के उन्होंने कहा महाराज हमें एक कर दीजिए। मैंने कहा तुम तो एक हो। बोले हम दिल से तो एक हैं, लेकिन हम एक साथ रह नहीं सकते हैं। मैंने कहा वजह क्या है? बोले हमारी पत्नियों की आपस में बनती नहीं है, देवरानी की जिठानी से नहीं बनती, जिठानी की देवरानी से नहीं बनती है, एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते हैं, बात करना पसंद नहीं करते हैं, और उसका दुष्परिणाम हम भाइयों के जीवन में दिखा करता है। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं सूरत वालों कि एक बड़े पिताजी अपने भतीजे को यदि 100 रुपए भी देते हैं ना, तो पत्नी से छुप छुप के दिया करते हैं, पत्नी को पता नहीं चलना चाहिए। एक भतीजा जब अपने ताऊ के पास जाता है, यदि उसे कुछ लेना है ना, तो छुप करके, मैंने ऐसे भी घर देखे हैं कि 30 त्योहार पर भी बहू बेटियां जब आती हैं, सावन मनाने जब बेटी आती है ना, तो एक माता पिता छुप छुप कर बच्चों से अपनी बेटियों को उपहार दिया करते हैं, उन्हें मिठाई दिया करते हैं, उन्हें साड़ी दिया करते हैं। बड़ा भाई कहता है देख तेरी भाभी को पता ना चल जाए, चुपचाप इसे रख ले बहन। ऐसे भी माहौल बन गए हमारे घरों में कि हमें छुप छुप कर व्यवहार निभाना पड़ते हैं, छुप छुप कर मिलना पड़ता है। उन तीनों भाइयों ने कहा कि आज हम आपके चरणों में आए हैं महाराज, हम छिप छिप कर तीनों आए हैं। हमारी पत्नियां नहीं चाहती हैं कि हम एक साथ बैठें, हमारी पत्नियां नहीं चाहती हैं कि हम भाइयों में प्रेम होना चाहिए। पहले तो वो समय था कि बड़ा भाई कुछ बोल दे तो छोटा भाई चुप हो जाता था, और आज महाराज जब मैं चुप होता हूं ना, तो मेरी पत्नी मुझसे कहती है कि अब नहीं बोलोगे बुद्धू राम तो कब बोलोगे, जिंदगी ऐसे ही गुजार दोगे, अपने बारे में कुछ नहीं सोचना है, सब भाइयों का करते रहोगे, इतने उलाहने मिलते हैं। बहुओं से मेरा निवेदन है, एक निवेदन स्वीकार करो, एक बात बताना ईमानदारी से, जब जब सावन आता है ना, किसकी याद आती है? एक बात ईमानदारी से, भाई की आ रहा है ना सावन, भाई की याद आती है ना, भाई से मिलने का मन करता है ना, कि जाकर के उसे राखी बांधूं रक्षाबंधन पर। हर साल 6 महीने में, 4 महीने, 6 महीने में मन करता है कि भाई से बात कर लूं। 4-6 महीने तो बहुत, अब तो मोबाइल है ना, तो रोज ही रोज बात होती है, सुबह शाम बात हो जाया करती, भैया से बात कर लूं, भाभी से बात कर लूं। कितना मन करता है अपने भाई से मिलने का। देवियों जरा इतना बता दो, जब दूर पीहर में तुम्हारा भाई रहता है, हर त्योहार में मिलने का मन करता है, भाई से बात करने का मन करता है, उसे उपहार देने का मन करता है, तो एक बात इतनी तो बता दो, इनका भी तो भाई है, कोई दुश्मन नहीं है, इनका भी तो मन करता होगा अपने भाई से मिलने का, इनका भी तो दिल करता होगा अपने भाई से मिलने का। अरे जैसे तुम्हारा भाई है वैसे इनका भी भाई हुआ करता है। नफरत के बीज मत बोइए। किसी घर को स्वर्ग बनाना है, मंदिर बनाना है, एक बात रखना, जो घरों का बंटवारा करती है वो बहू होती है, और जो घरों को एक करती है वो बहू रानी हुआ करती है। उसे गृह लक्ष्मी कह करके बुलाया जाता। ये इल्जाम तुम्हारे सिर पर आ रहा है। रिश्तेदारियों में बहुत औपचारिकताएं होती हैं मेरे भाई, रिश्तेदारी में ऊंच नीच की बातें होती हैं। रिश्तेदारी वो होती है, कोई मुझसे पूछे कि रिश्तेदारी महान होती है या दोस्ती, तो मैं पुलक सागर कहूंगा रिश्तेदारी छोड़ सकता हूं, लेकिन दोस्ती सबसे बड़ी चीज हुआ करती है। दोस्ती में कुछ ऊंच नीच नहीं होता है। दोस्ती में, रिश्तेदारी में तो रिश्तेदारों से संभल संभल के बोलना पड़ता है। हमको पूछा नहीं, हमारा सम्मान नहीं किया, हमारा, ये रिश्तेदारियों के लफड़े हैं। हम उनके घर गए, हमें पानी को नहीं पूछा। दोस्त ऐसा कभी नहीं कहता है मेरे भाई, दोस्त के मन में ये बातें कभी नहीं आती हैं। रिश्तेदार में बहुत सी रिश्तेदारी निभाना पड़ती है।
दोस्ती निभाना नहीं पड़ती, दोस्ती तो जीना पड़ती है। आनंद के साथ दोस्ती जी जाती है मेरे भाई। रिश्तेदार शिकायत से भरे होते हैं। कभी कंवर साहब आ जाएं, दामान जी आ जाएं, यदि आपके घर में खाएंगे पिएंगे, तिलक भी करवाएंगे, टिफिन भी ले जाएंगे, और घर जाके कहेंगे मजा नहीं आया, धत तेरे की मर गया वो करते करते ससुर साहब, तुमने क्या दिया, मजा नहीं आया। विचार करिए, ये रिश्तेदारियां होती हैं। और दोस्ती तो वो होती है, यदि दोस्ती का आनंद लेना है तो नारायण कृष्ण सुदामा के चिवड़े का आनंद लिया करते हैं, जो 56 भोगों में आनंद नहीं आया करता है। दोस्ती बड़ी आनंद प्रदायक होती है। आपसे एक निवेदन है, मैं जहां तक सोचता हूं कि अब्दुल कलाम को यदि गलत संगति मिल जाती तो मेरा पूरा विश्वास है कि अब्दुल कलाम लादेन बन गए होते, और लादेन को अच्छी संगति मिल जाती तो लादेन अब्दुल कलाम बन गया होता। ध्यान रखिए, राम को अच्छी संगति मिली, वो महान हो गए। यदि रावण को अच्छी संगति मिलती तो रावण भी राम बन के खड़ा होता, और राम को गलत संगति मिलती तो राम रावण बन गए होते। मेरे भाई, आपसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं। आज यदि मैं इस ओहदे पर आके पहुंचा हूं तो इसमें मेरे जीवन में सबसे ज्यादा हाथ किसी का है तो दोस्तों का हाथ मेरे जीवन में है। मान्यवर सोचिए, अच्छी संगति करो। मालूम है, गंगा जैसी नदी में यदि नाली का पानी मिल जाए तो कहते हैं कि नाली का पानी गंगा जैसा पूज्य हो जाया करता है। गंगा में नाली का पानी मिले तो वो गंगा जल हो जाया करता है, और गंगा जल को यदि नाली में डाल दिया जाए तो वो गंदा जल हो जाया करता है, वो अपवित्र हो जाया करता है। संगति करो तो गंगा जैसों की करो, जहां जाकर के हमारा ये गंदगी में शरीर पवित्र हो जाए। एक कोयले की बोरी में, कोयला जानते हैं, महिलाएं क्या, बड़ा कठिन है, कोड़सा, यही कोड़सा, हाँ चलेगा, बहुत कठिन है भाई। यदि उसके बोरी गोनी उसमें यदि शक्कर भर दी जाए तो शक्कर काली हो जाती है। मेरे भाई ध्यान रखना, इस संगति का फल हुआ करता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, दोस्ती के रिश्ते को पवित्र रखना है, पावन बनाना है, तो जिससे भी दोस्ती का रिश्ता बनाओ, बनाने से पहले एक कब्रिस्तान अपने हृदय के कोने में जरूर बनाना। ध्यान रखना, बाहर के कब्रिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, अपने हृदय के कोने में, अपने मन के कोने में एक कब्रिस्तान जरूर बनाना। और ऐसा कब्रिस्तान जहां हम अपने मित्र की बुराइयों को दफना सके। ध्यान रखिए, उनको जमी दोज कर सके। हर मित्र में अच्छाई और बुराई दोनों हुआ करती है। मेरे भाई, आपसे निवेदन है, यदि दोस्ती को अच्छा रखना है तो मित्रों की बुराइयों को सीने में दबा के रखना पड़ता है। ऐसा कब्रिस्तान जहां हम मित्र के दोषों को छिपा सके, बहुत कठिन काम है। प्रशंसा करना बहुत आसान है मेरे भाई, कमियों को छिपाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। अरे किसी व्यक्ति में कोई कमी है, उस कमी को यदि छिपाना है तो इतना ही कठिन है जैसे कोई जहर का घूंट पी रहा हो। मेरे भाई, हम दूसरों की कमियों को उजागर बहुत जल्दी करते हैं। दोस्त कैसा होना चाहिए? एक वो होती है ना ढाल, तलवार के साथ ढाल जो होती है वो हमेशा पीठ के पीछे रहा करती है, पीठ पर लगी रहती है। लेकिन जो ढाल जो पीठ पर है, लेकिन जब उसका दोस्त रणभूमि में खड़ा होता है और जब उस पर तलवारों से आक्रमण होता है तो पीछे की ढाल छाती के सामने आ जाया करती है। दोस्त वैसे ही होना चाहिए कि बुरा अच्छे दिनों में तो दोस्त पीछे रहे, लेकिन बुरे दिनों में ढाल बन करके दोस्त को आगे आना चाहिए, दोस्ती का रिश्ता निभाना चाहिए, ढाल बन करके खड़े हो। संगति का जीवन में बहुत फर्क पड़ा करता है। एक संत के पास दो तोते थे। एक आदमी उनके यहां बैठने गया संत जी के दर्शन करने। दोनों तोते अलग अलग पिंजरे में बंद थे। अब जैसे ही पहुंचे तो एक तोता बोला, आइए राम
आदमी को बड़ा अच्छा लगा कि यार तोता कितना मीठा बोल रहा है। जय जिनेन्द्र, राम राम, आइए भाई साहब बैठिए, अतिथि देवो भव, आपका स्वागत है, आपका सम्मान है। इतना सुकून मिला उसको। वो मुड़ा थोड़ा सा दूसरे तोते की तरफ, दूसरा तोते ने इतनी गालियां बकी, इतनी गालियां बकी, मारो काटो पीटो पकड़ो लूटो। अरे उसने कहा कि संत जी ये क्या मामला है, एक तोता गालियों पे गालियां बक रहा है और एक तोता आइए स्वागतम बड़ा मीठा शब्द बोल रहा है। संत ने कहा मैंने इन तोतों से कुछ जिंदगी का पाठ पढ़ा है। बोले क्या पाठ पढ़ा है? बोले जब ये तोते पैदा हुए थे, एक तोता मैंने डाकू के घर भेज दिया था और एक तोता मैंने साधु के घर भेज दिया था। अरे जो साधु का तोता था वो कहता था राम राम तुम्हारा स्वागत है, और जो डाकू के घर पला है वो कहता है मारो काटो पकड़ो और लूटो। ये संगति का फल है। तोता तो एक ही है ना, किस घर में पड़ा है। एक बात याद रखना, भीलनी के घर में पड़ा हुआ चंदन तिलक लगाने के काम नहीं आता, चूल्हे में जला करके रोटियां बनाया करती है। ध्यान रखना, भीलनी के घर में रखा हुआ हीरे का टुकड़ा आभूषण नहीं बनता है, वो पैर घिसने के काम आया करता। कहां पड़े हो आप? चंदन पड़ा चमार घर, ध्यान रखिए, नित नित कूटे चाम। चंदन कहां जाना चाहिए? किसी पंडित पुजारी के पास जाए तो माथे का तिलक बनेगा, और ऐसी जगह चला जाए जहां रोज चमड़ा कूटा जाएगा। ध्यान रखिए, सोचना है आपको, आप कीमती हैं, आप महत्वपूर्ण हैं। दोस्ती को ध्यान में रखिए, किसके साथ आपका उठना बैठना है। एक बात याद रखना, मैं खाने में बैठकर दूध पीना खराब है। ध्यान रखिए, मैं खाने में बैठकर दूध भी पियोगे तो शराबी का दर्जा मिलेगा तुम्हें, इतना स्मरण रखना। और संत के दरबार में पानी भी पियोगे तो पानी नहीं, अमृत और आशीर्वाद का नाम उसे दिया जाता है, अमृत पान हुआ करता है। चीज तो वही है, चीज में क्या फर्क पड़ता है। संगति किसकी कर रहे हो? अच्छे लोगों की संगति करो, ऊंचे लोगों की संगति करो। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद। कौन बोला? माणिक चंद। ध्यान रखिए, माने संगति कैसे करना है, ऊंचे विचार। मैं जब स्कूल में पढ़ता था, पढ़ाई में बहुत वीक था, बहुत कमजोर। हकीकत बताऊं, धक्के लग लग के पास होता था, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता था। दुनिया भर की शैतानी में मन लगता था, पढ़ने लिखने में कोई दिमाग नहीं, बस इसी में खुश थे। कभी देखने ही नहीं कितने परसेंट, और हमारे समय तो परसेंटेज का लफड़ा ही नहीं था। इस क्लास से उस क्लास में चले गए, पास हो गए, ना माँ बाप को कुछ पढ़ी है ना हमें कुछ पढ़ी है। जाकर के देखा, बोले क्या रिजल्ट पास, नाचते गाते आ गए। जानते ही नहीं थे 90% क्या होते हैं। आजकल के बच्चे को तो 98% आ जाए तो डिप्रेशन में चला जाता है, 2% कम क्यों हुए। हम लोग तो कोई लफड़ा ही नहीं था, आ गए, पास हो गए, निकल गए, बैठ गए अगली क्लास में, कोई परसेंटेज की बात नहीं थी। कई बार तो 5 नंबर का ग्रेस भी लग के अगली क्लास में बिठा दिया जाता था। मान्यवर सोचिए, बड़ी पढ़ाई बड़ी मजेदार थी। फेल भी हो गए तो कोई टेंशन नहीं। एक लड़का फेल हो गया था हमारी क्लास में बचपन में। अब वो फेल तो हो गया बेचारा, बड़ा रो रहा। मैंने कहा काहे को रोता है यार, हो गया, फेल हो गया। स्कूल अगर आए तो पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ाई गर जहर है तो पीना ही पड़ेगा। उस समय मैंने कविता लिखी थी, गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे। ये मेरी बचपन की कविता। गिर गिर के पढ़ाई में संभलते ही रहेंगे, गर फेल भी हो जाए तो पढ़ते ही रहेंगे। जिसने किया फेल वही पास करेगा, पढ़ाई अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हाँ, कितने खुश हो गए। देखो ऐसी बातें इतनी जल्दी आ जाती हैं। अरे जो फेल कर रहा वही पास करेगा, टेंशन काहे को ले रहा है। अभी नहीं करेगा, अगले साल करेगा। आज की पढ़ाई बिल्कुल अलग हो गई है। ध्यान रखना, मैं पढ़ता था, पीछे की लाइन में बैठता था, मेरे नंबर कम आते थे। मेरे एक शिक्षक थे, आज मुझे स्मरण में आ रहे हैं, डी भारत, क्रिश्चियन थे। वो मुझे बहुत प्यार करते थे बचपन में। वृद्ध थे, रिटायर्ड होने के बाद भी वो स्कूल पढ़ाते थे कि मैं सरकार की पेंशन जो मिलती है ना, ये फ्री में नहीं खाऊंगा, जब तक हाथ पैर चल रहे हैं स्कूल रोज आऊंगा।
ऐसे वह शिक्षक थे। उन्होंने एक दिन मुझे बुलाया कि इधर आओ, तुम देखने में तो बड़े अच्छे हो, उस समय तो मैं अच्छा ही था, क्यों अभी गड़बड़ लग रहा हूं क्या? ध्यान रखिए। उन्होंने कहा इधर आओ, तुम पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो? मैंने कहा पढ़ता तो हूं, दिमाग में कुछ नहीं चढ़ता है। बोले नहीं चढ़ेगा। मालूम है मेरी संगति खराब थी, गलत लोगों के साथ पीछे की सीट में बैठता था, मस्ती करना, टीचर पढ़ा रहा है एक दूसरे की छेड़छाड़ करना, टीचरों के नाम रखना उल्टे सीधे। स्कूलों में तो यही होता है, और क्या करोगे? उनको चिढ़ाना, उनकी नकल करना, वो चले गए तो ब्लैक बोर्ड में उनका चित्र बनाना, चित्र बना रहे सर का बन गया बंदर का, बड़ी आफत होती थी। उन्होंने कहा इधर आओ, देखने में बड़े अच्छे हो लेकिन काम तुम्हारे बहुत गड़बड़ है, पढ़ाई में आगे बढ़ो। मैंने कहा मैं नहीं लगता मन। स्कूल क्यों आते हो? माँ बाप भेजते हैं, आना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब भेजते हैं तो भेजते हैं, मैं करूँ क्या? उन्होंने कहा इधर आओ, तुम्हारा पढ़ने में मन लगेगा। मैं 8th क्लास तक बहुत घटिया नंबर से पास होता था, बड़ी मुश्किल से। उन्होंने मुझे कहा आज से मेरा आदेश है, तुम पीछे की सीट में नहीं आगे की सीट में आकर के बैठोगे। पीछे की सीट पे वही बैठता है जो पढ़ाई से जी चुराता है, जो क्लास में मस्ती करना जानता है। ये आगे की सीट में जितने लड़के बैठे सब इंटेलिजेंट बच्चे हैं। और बेटा मैं कहता हूँ आज से होशियार बच्चों के साथ रहो, तुम्हारा सोच बदलेगा, तुम्हारा चिंतन बदलेगा। मान्यवर मुझे नहीं मालूम था उस समय, तो मुझे मजाक लगा कि क्या बकवास कर रहे हैं। 1 साल 2 साल जब मैं आगे की सीट में मैंने बैठना प्रारंभ किया, मेरे दोस्त थे अच्छे, उनके नाम मुकेश, प्रशांत, ये सब मेरे छोटे छोटे दोस्त थे, साथ पढ़ता था। वो क्लास में अव्वल दर्जे में पास होते थे। मान्यवर जो 3rd डिवीजन में मैं पास होता था, पासिंग मार्क, उन लड़कों की संगति करी, मेरे 60% नंबर आना प्रारंभ हो गए। क्योंकि वो लड़के मौज मस्ती नहीं करते थे, वो करते थे समय पर, लेकिन पढ़ाई के समय पढ़ाई। उनके साथ रह रहकर मैंने पढ़ना सीखा। मैं कहता हूं कि 2-3 साल की उस साधना में मेरे क्लास में अच्छे नंबर आने लगे। मान्यवर जिन लोगों के साथ जैसी संगति वैसी मति, ध्यान रखना, जैसी संगति करोगे वैसी मति हो जाएगी। आज मैं जो कुछ भी हूं, आज मैं बोल पा रहा हूं, मैं महाराज भी बन गया तो मुझ में उतना दिमाग बुद्धि नहीं थी, आज ईमानदारी से स्वीकार कर रहा हूं। लेकिन बोलने की कला यदि मैंने किसी से सीखी है, चिंतन सीखा है, तो तरुण सागर महाराज के साथ रह करके मैंने सब कुछ सीखा है। आचार्य गुरुवर पुष्पदन सागर जी महाराज के बाद यदि मेरे जीवन में किसी का सबसे बड़ा उपकार है तो तरुण सागर महाराज का उपकार है। 3 साल उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, उन्होंने मुझे चिंतन सौंपा। मान्यवर कोई कैसा भी कुछ भी कहता रहे, जो जैन समाज में तरुण सागर ने चिंतन परोसा है, कोई मुनि इतना बड़ा चिंतन इस देश में नहीं परोस सका।